नमस्कार दोस्तों, हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे पहले पार्ट 1 में बिंदुसार तक हमने अध्ययन कर लिया है। अब अशोक सम्राट के बारे में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आइए जानें अशोक सम्राट ने क्या क्या कार्य किए हैं। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ है। इनके पिता का नाम बिंदुसार था तथा माता का नाम सुभद्रांगी था, जिसे धर्मा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दिया था। वह कुआं आज भी पटना के आगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली को अपने अधिकार में कर लिया। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया और भैरी घोष के स्थान पर धर्मघोष की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोस से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म को मानते थे, परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए। अशोक का बौद्ध धर्म उनका व्यक्तिगत धर्म था। उन्होंने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र व बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका में महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में सोना तथा उत्तरा सुवर्ण भूमि म्यांमार में महारक्षित यावड़ देश में महादेव मैसूर में मच्छिम हिमालय क्षेत्र में मच्छांतिक कश्मीर व गंधार। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ही धर्म यात्रा आरंभ की, जिसका क्रम इस प्रकार है: बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। उसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम की यात्रा की और कर यानी टैक्स घटाकर केवल 1/8 भाग पर ही लेने की घोषणा की। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्तम तिस्य था। श्रीलंका के राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते थे। श्रीलंका का राजा अशोक के उपदेश का पालन करते थे, किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। अशोक के समय मुद्राएं यानी सोने, स्वर्ण, चांदी, कर, सापड़ एवं तांबे, काकड़ी आदि के होते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान दी थी। पहली गुफा सुदामा, कर्ण, चौपाड़ गुफा, विश्व झोपड़ी। आजीवक के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। इसका उत्तराधिकारी कुणाल था। अशोक की 5 पत्नियां असंधिता देवी, करुआती, पद्मावती, नित्यराक्षक थी, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुआकी का था। कारुआकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध त्याग दिया था। कल्लड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना किया तथा नेपाल में ललितपत्तनम या देवीपत्तनम नामक नगर बसाया। अशोक
भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस अर्थात दारा या दाएबाहु से मिली थी। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था: ब्राह्मी, खरोष्टी और अमराइक लिपि और ग्रीक लिपि। ब्राह्मी लिपि यह सर्वाधिक भारत में मिली है। इसे बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिली है। इसे दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। अरमाइक लिपि यह अफगानिस्तान से मिली है। ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली है। अशोक के शिलालेख को पहली बार टी फैनथेलर ने 1750 में खोजा। अशोक के अभिलेख को पढ़ने और समझने की पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेख में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का पसंद लिखा है। मगध के गुर्जर तथा कर्नाटक की मस्की नेदर तथा उदगेलान अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। भद्रबाहु अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम प्रयोग हुआ है। असम से अशोक की कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से बाहर था। अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख, इसे बृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में विभाजित किया गया है। स्तंभ लेख, इसमें दीर्घ स्तंभ एवं लघु स्तंभ लेख में विभाजित किया गया है। गुहा लेख, ये गुफाओं में लिखे जाते थे। अशोक के चतुर्दश शिलालेख, प्रथम शिलालेख, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया और पशु बल पर रोक लगाया गया। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, प्रथम शिलालेख में कहा गया। द्वितीय शिलालेख, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है। साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर, पांड्य, श्रीलंका, केरल पुत्र, सतीपुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। तीसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने 3 अधिकार यानी राजयुक्तक, प्रदेशक की चर्चा की है जो धर्म के प्रचार के लिए थे। अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय अधिकारी को आदेश जारी किया कि वे हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं। इसमें धर्म संबंधित कुछ नियम भी निर्देशित किए गए हैं। चतुर्थ शिलालेख, इसमें भैरी घोष अर्थात युद्ध के स्थान पर धम्म घोष अर्थात बौद्ध की नीति को अपनाया गया है, इसकी चर्चा है। पांचवा शिलालेख, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। छठवां शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। इसमें आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा दी गई है। सातवां शिलालेख, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात की है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा की गई है। आठवां शिलालेख, इसमें अशोक ने धर्म यात्रा की चर्चा की जो इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से आरंभ होता है और बोध गया के भ्रमण का उल्लेख मिला। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी। नवा शिलालेख, इसमें अशोक ने छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख किया गया। 10वां शिलालेख, इसमें धम्म के महत्व के बारे में चर्चा की गई। इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राज्य अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचे। इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 11वां शिलालेख, अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मण को न सताएं। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई एवं हर प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई तथा साथ ही
सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन के बात भी वर्णित है। साथ ही पड़ोसी राजाओं के संबंध का भी उल्लेख मिलता है। 14वां शिलालेख अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किया हूँ, लेकिन जो इसमें नहीं लिखे गए हैं इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। शिलालेख लिपि स्थान शाहबाजीगढ़ी खरोष्टी में पेशावर पाकिस्तान, मनसेरा खरोष्टी हजारा जिला पाकिस्तान, सासाराम ब्राह्मी रोहतास जिला बिहार, धौली ब्राह्मी लिपि पूरी उड़ीसा, एरागुड़ी ब्राह्मी लिपि चित्तुल मैसूर, पालीगुंडू ब्राह्मी आवीमठ कर्नाटक, वैराड ब्राह्मी जयपुर राजस्थान, कलसी ब्राह्मी देहरादून, गिरनार ब्राह्मी जूनागढ़ के पास काठियावाड़ गुजरात, धौली ब्राह्मी पुरी उड़ीसा, सोपारा ब्राह्मी थाने के पास महाराष्ट्र, जौगढ़ ब्राह्मी गंजाम जिला उड़ीसा, रूपनाथ ब्राह्मी जबलपुर मध्य प्रदेश। एरागुड़ी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, कुरुल आंध्र प्रदेश में। अशोक के शिलालेख लघु शिलालेख अशोक के शिलालेख जो छोटे हैं। भाब्रू अभिलेख राजस्थान के भब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। भब्रू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा की। अशोक के 7वां स्तंभ लेख लघु अभिलेख में मिले हैं। रुमनदेही अभिलेख नेपाल, यह नेपाल के लुम्बिनी में है। यह आरमाइक लिपि में है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। कौशाम्बी अभिलेख उत्तर प्रदेश, इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारूबाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की, अतः इसे रानी के अभिलेख कहते हैं। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया। कौशाम्बी अभिलेख को टोपरा अभिलेख हरियाणा, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। मेरठ अभिलेख उत्तर प्रदेश, पहले यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। रामपुरवा अभिलेख, यह बिहार के चंपारण में है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, यह बिहार के चंपारण में है। लौरिया अरिराज, यह बिहार के चंपारण में है। निगाली सागर स्तंभ लेख नेपाल, इस स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपनी राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया तथा यहाँ कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। कुना अभिलेख, यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला है जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान पुत्र हैं। मैं एक माँ की भांति उसके सांसारिक तथा परलौकिक जीवन का कामना करता हूँ। अशोक ने कहा है कि राजा की जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योगधाम को देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देख रेख के लिए राजू को नियुक्त करता हूँ। राजू को अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं और गलत व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। अशोक के गुहालेख अभिलेख की संख्या 3 है जो बिहार में गया के निकट बराबर की पहाड़ी की गुफा में स्थित है। यहाँ 3 गुफाएं हैं। इसमें स्थित गुहालेख में आजीवक को दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से मिले हैं। अशोक की धम्म यात्रा, अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की सहायता बनाए उसे धम्म कहते हैं। अशोक का
धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक की धम्म की परिभाषा राहुलोवद सूत्र से ली गई है। अपने आप को नियंत्रित करना धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक ने अपने दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेखों में धम्म के गुणों यानी सत्यवादिता, पवित्रता, साधुता, मृदुता, दान, दया, कल्याण को बताया। अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन तथा कारखाना था। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। निजी भूमि को भाग कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती को आदेव मातृक कहा जाता था। इस समय भूमि का उत्पादन 1/6 कौटिल्य के अनुसार या 1/4 मेगाथनीज के अनुसार लिया गया था। बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग होता था। भूमि माप वाले कर को रज्जु कहा जाता था। बलि एक प्रकार का अतिरिक्त उपज कर था। चारागाह कर को विविध कहा जाता था। अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था। मौर्यकालीन मुद्राएं। मौर्यकाल की राजकीय मुद्रा पड़ थी, जो चांदी का सिक्का हुआ करता था। इस काल में मुद्रा के रूप में आहत मुद्रा का प्रचलन हुआ करता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी को रुद्रदर्शक कहा जाता था। इस समय चांदी की मुद्रा को करसापड़ कहा जाता था। इस समय सोने के सिक्के को स्वर्ण एवं निष्क कहा गया। तांबे के सिक्के को इस समय मास्क या काकनी कहा गया। मौर्यकालीन संगठन श्रेणी। यह शिल्पकारों का संगठन था। निगम यह व्यापारियों का संगठन था। सार्थवाह यह कारवां यानी काफिला का संगठन था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। यह नंद वंश की सेना से 3 गुनी अधिक थी। इस समय स्थायी तथा अस्थायी 2 प्रकार के सैनिक रहते थे। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक होता था। कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में बांटा था: पुश्तैनी सेना, भाटक सेना एवं नगरपालिका सेना। जस्टिन ने कहा कि मौर्य की सेना डाकुओं का एक गिरोह था। प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत शासन था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होते थे। उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र अथवा आमत कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। जासूसों के लिए चर शब्द का प्रयोग किया जाता था। अर्थशास्त्र में उल्लेख तीर्थ, शीर्ष अधिकारी, अमात्य, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज, राजपुत्र, दैवारिक, राजदरबार या राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता, सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष, प्रशास्ता, कारागार का अध्यक्ष, प्रदिष्टि, कमिश्नर, पौर या नागरक, नगर का कोतवाल, व्यावहारिक प्रमुख, न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक, उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल, सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला, दुर्गपाल, राजकीय दुर्ग रक्षक, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पहले इनके चरित्र को जांचा व परखा जाता था। उसे ही उपाधि परीक्षण कहा जाता है। अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्रामों के मुखिया ग्रामिक कहलाते थे। प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य अध्यक्ष कहा जाता था। इनकी संख्या 26 थी। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग,
काराध्यक्ष खनन विभाग, लक्ष्मणाध्यक्ष मुद्रा विभाग, राजचिह्न पुलिस विभाग, धर्मस्थली दीवान न्यायालय, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय, गुण अभिलेख गुप्तचर संस्था, अस्थायी गुप्तचर संचार, चलायमान गुप्तचर, आंतरिक जंगल का अधिकारी, संचार चलायमान गुप्तचर, समाहर्ता टैक्स या कर, संनिधाता कोषाध्यक्ष। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल चलाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभक्त होता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। न्याय व्यवस्था मौर्य काल में सम्राट की सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश था। राजा का फैसला ही अंतिम एवं सर्वमान्य था। ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था जहाँ वृद्ध जन अपने निर्णय लेते थे। सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में स्थित होता था। मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। अरशास के अनुसार राज्य में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। धर्मस्थली दीवानी, इसके द्वारा विद्वान तथा विवाह संबंधित विवादों का निपटारा हुआ करता था। कंटक शोधन फौजदारी, इसके द्वारा फौजदारी अथवा मारपीट जैसी समस्याओं का निपटारा होता था। अशोक के काल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। गुप्तचर मौर्य काल में गुप्तचर विभाग के प्रधान को महामात्याप्रसर्प कहा जाता था। अरशास में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्पम हामात्य कहा जाता था। संचार व्यवस्था, इसमें व्यक्ति जगह जगह जाकर गुप्तचरी करता था। संस्था, एक जगह संगठित होकर गुप्तचरी करना। गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिससे अर्थशास्त्र में आरक्षिण कहा गया है। मौर्यकालीन वास्तुकला मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो वर्तमान में पटना के कुम्हार से मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया, जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया है, जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। मौर्य काल में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज से मिला है। यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियाँ, जो इस प्रकार है। अशोक के शिलालेख विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं, किंतु पाटलिपुत्र के एक भी शिलालेख नहीं मिले। स्तूप संरचना अशोक एक अर्धवृत्ताकार संरचना स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना है, जिसे अंड कहा गया है। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती है, जिसे हर्मिका कहते हैं। हर्मिका से एक मुस्तूल निकलता था, जिसे इष्ट कहते हैं। इष्ट पर 3 छतरियां लगी होती थी। उपरोक्त संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणापथ होते थे। इस संपूर्ण संरचना के चारों ओर एक वेदिका होती थी, जहाँ तोरण द्वार यानी प्रवेश द्वार बनाया गया था, जो इस प्रकार है। हर्मिका, छत्र, प्रदक्षिण पथ, वेदिका, मेधी, तोरण द्वार। स्तूप के चारों ओर प्रवेश द्वार बनाए होते थे, जो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों को फैलाने का प्रतीक है। वेदिका स्तूप के चारों तरफ एक घेरा बनाया जाता था, जिसे वेदिका या रेलिंग कहा गया, जो पत्थर के विभिन्न स्तरों यानी पट्टिकाओं का बना होता था। यह पवित्र भूमि का प्रतीक है, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती है। अन्न शांति का प्रतीक, हर्मिका देवताओं के घर अथवा पवित्रता का प्रतीक। छत्र बुद्ध के विचारों भिक्षाओं का प्रतीक, जैसे श्रद्धा, सम्मान एवं उदारता। सामाजिक जीवन
अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, किंतु यह दूसरे धर्मों का आदर भी करता था। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने अपने नाम में देवनाम प्रियदर्शी जोड़ा, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। परिष्टि पर्वन जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का वर्णन मिलता है। अशोक के 11 शिलालेखों में आदेश दिया गया है कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताए। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को गया में 4 गुफाएं प्रदान की थीं। अशोक के पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, यज्ञ तथा कर्मकांड पर रोक लगा दिया, जिस कारण ब्राह्मणों की आय में बहुत कमी आ गई। मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन था। इस समय स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थीं। इस समय जो विधवा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी उसे छंदवासिनी कहा गया। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला रूपाजीवा कहलाती थी। इसके कार्यों का देख रेख गणिकाध्यक्ष करते थे। इस समय तलाक को मोक्ष कहा जाता था। इस वंश में प्रथम बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किया गया। इस काल में पाटलिपुत्र नगर को विश्व के नगरों की रानी कहा गया। इस काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा गया। प्रशासनिक ढांचा मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था, उसके नीचे युवराज होते थे। प्रांत का शासन प्रांतिपत के पास था। विष यानी जिला विस्पति के नियंत्रण में रहता था। 10 गांवों का छोटा मालिक या गोप होता था, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करते थे, जो ग्रामीण यानी मुखिया के नियंत्रण में रहता था। इस समय न्यायाधीश को राजू कहा गया। मौर्य काल में प्रांतों की 4 संख्या थी, लेकिन अशोक के समय 5 हो गई, जो निम्नलिखित हैं। प्रांत राजधानी प्रमुख स्थल कलिंग तोसली राजधानी कलिंग स्थल है। अवंती राष्ट्र उज्जैनी राजधानी। मालवा राजपूताना गुजरात काठियावाड़ में। प्रासी पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र बिहार बंगाल के और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र। उत्तरापद तक्षशिला गांधार कम्बोज पंजाब कश्मीर और अफगानिस्तान। दक्षिणापद सुवर्णगिरी विंध्य के दक्षिण क्षेत्र। इसके समय प्रांतों को चक्र कहकर संबोधित किया गया था। प्रांतों के प्रशासकों को कुमार या आर्यपुत्र अथवा राष्ट्रिक कहा गया। प्रांतों के विभाजन विषय में होता था। प्रांतों के विभाजन विषय में होता था, जो विषय पति के अधीन होता था। अशोक के उत्तराधिकारी 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। अशोक के पौत्र दशरथ के 8 वर्षों तक शासन किया। अशोक की भांति उन्होंने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की तथा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए गया जिले में नागार्जुन पहाड़ियों पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र करा लिया। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के पतन का कारण मौर्य वंश का युद्ध नीति त्याग देना। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य होना था। साथ ही विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचारियों में लिप्त हो गए। मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत आषाढ़ अर्थात जुलाई महीने से होती है। तो ये रहा मौर्य वंश, अशोक साम्राज्य। इसके बाद पढ़ेंगे 9वां लेक्चर ब्राह्मण साम्राज्य। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।